हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा। इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज़ में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों को थोड़ा विजिबिलिटी का इशू था, इस बार मैं थोड़ा सा उसको वाइडन अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से आपको जिससे दिखाई दे। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके थे, उसके आगे करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आपसे कह रहा है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है। ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया। उपर्युक्त में से कौन से सही है? ठीक है, देखिए, जो शहरी सहकारी बैंक है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इन्हें बेसिकली जो UCB भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ ये है कि जो इनकी निगरानी का जो पैटर्न है शुरुआत में, तो इन्हें जो पर्यवेक्षण का जो काम दिया गया था वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास हुआ करता था। हालांकि एक रिसेंट संशोधन के द्वारा इसमें RBI को भी एज दे दी गई है, RBI को एज दे दी गई है, यानी कि अधिक पावर्स दे दी गई हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। स्थानीय मंडल वैसे भी नहीं करता था, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते थे, वे करते थे इसका। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर यानी कि प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि RBI ने जो अधिसूचना जारी करी थी वर्ष 2022 में, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ये इक्विटी शेयर और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रेफरेंस शेयर सब जारी कर सकते हैं, तो इनको ये सब जारी करने का अधिकार है। 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया इन्हें। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके लिए ये जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें इनको बैंक के कार्यों के लिए जो भी प्रावधान किए गए थे, उसके अंतर्गत इनके कार्यक्षेत्र को लाया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट गलत है। तो आपके उत्तरों में कौन सा सही है? B लगाएंगे आप। केवल 2 और केवल 3 सही हैं, पहला गलत है। दूसरा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? देखिए, काला धन वो धन है जो अनअकाउंटेड मनी है, जो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो पहला, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन आवास। ठीक है, मतलब जब लोगों के पास ब्लैक मनी होगा तो वो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे, बहुत लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। दूसरा, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, हीरे, सोना इत्यादि का क्रय। देखिए, जो ब्लैक मनी है वो नॉर्मली लोग गोल्ड में, ज्वेलरीज में, रियल एस्टेट में लगाते हैं, तो यह भी एक मुद्दा है। तीसरा, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग होती है उसमें भी ब्लैक मनी का बड़ा रोल होता है, ऐसा माना जाता है। और चौथा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, यानी कि जो टैक्स नहीं देंगे उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से राजस्व की हानि होगी, जो रेवेन्यूज़ है उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो देखिए, ये चारों तो सही हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का बड़ा विषय क्या होगा? मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का सबसे बड़ा विषय होगा कि लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो उन सरकार को राजस्व कम मिलेगा, और जब राजस्व कम मिलेगा तो सरकार विभिन्न प्रकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च नहीं कर सकेगी। ये भी इम्परेटिव हैं, ये भी जुड़े हुए हैं इससे ज़रूर, लेकिन ज़्यादा बड़ा मुद्दा है राजकोष की हानि। ठीक है, तो इसमें हम D विकल्प पर जाएंगे और D विकल्प को हम सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों में सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, या देश की जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जो
मुद्रा गुणक है, जो मनी मल्टीप्लायर है ना, ये मनी मल्टीप्लायर एक तरीके से दिखाता है कि रिजर्व मनी आरबीआई के पास कितना है, जिसको वो इन्वेस्टमेंट में और साथ ही साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये, इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, इसको हम उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो मौद्रिक गुणांक है, जो मनी मल्टीप्लायर है, वो कब बढ़ेगा? ठीक है, तो अगर बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है वो बढ़ जाए तो मनी मल्टीप्लायर बढ़े, जो आरक्षित पैसा है, आरक्षित नकदी है, वो बढ़ जाए तो उससे मनी मल्टीप्लायर पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो एसएलआर है, वो अगर बढ़ जाता है तो ये पैसा भी वो रिजर्व के तौर पर ही रखेगा, उसको भी आगे फर्दर प्रोडक्शन में तो नहीं यूज कर सकते, तो ये भी मनी मल्टीप्लायर में सीधी ग्रोथ तो नहीं पैदा करेगा। लोगों की बैंकिंग आदत अगर बदल जाएगी, लोगों की जो बैंकिंग करने की टेंडेंसी है, लोगों की जो पैसे जमा करने की टेंडेंसी है वो बदल जाए और लोग ज़्यादा पैसा जमा करने लगे, तो बैंकों के पास इनकम बढ़ जाएगी और उससे वे फर्दर निवेश और प्रोडक्शन साइकिल में ग्रोथ कर सकेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जनसंख्या में वृद्धि होने का कोई सीधा तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों के पास फाइनेंसेस बढ़ जाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में बढ़ने लगेंगे, तो ये कोई सीधे तरीके से लिंक ही नहीं है। तो इस वजह से जो 18 है उसका सबसे सही जवाब जो होगा वो सी होगा। ए, बी और डी इससे सीधे तरीके से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई बड़ा असर नहीं डाल सकते। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक राजकोष में राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक की सहकारी प्रतिभूति का व्यापारिक मंच है। तीसरा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि जो खुदरा निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड में अपने डीमैट खातों से लेन देन कर सकते हैं, यानी कि खरीद बिक्री कर सकते हैं। देखिए वर्ष 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने आरबीआई रिटेल रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की थी और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत ये 2021 में पीएम ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की। और इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आप मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डीमैट खाते से सीधे ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आराम से खरीद और बेच सकते हैं, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो पहला तो लागू है। दूसरा, जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है वो भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक तरीके से जो उसका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने एक अलग ही सिस्टम बना रखा है जिसको वो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक और बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सेंट्रल डिपॉजिटरी रिजर्व सिस्टम है सर्विसेज लिमिटेड है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, यह बेसिकली भारत की प्रमुख प्रतिभूति डिपॉजिटरी में से एक है और इस कंपनी की शुरुआत बीएसई लिमिटेड द्वारा की गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा की गई थी। इसमें बाद में कुछ बैंकों को भी, कुछ बड़े बैंकों को भी हिस्सेदारी दी गई। तो ये केवल बीएसई से है जुड़ा, आरबीआई नहीं है, लेकिन कुछ अन्य बड़े बैंकों का इसमें पार्टिसिपेशन है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है, आप बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। देखिए, जो आरबीआई है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ये आपने आरबीआई के फंक्शंस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, जो आरबीआई और दूसरा स्टेटमेंट है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, और चौथा जो है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकार को ऋण देना। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि व्यापार और औद्योगिक निकायों को ऋण देना, तो आरबीआई कभी भी व्यापार और औद्योगिक निकायों को डायरेक्ट लोन नहीं देती है। ठीक है, प्रत्यक्ष ऋण ये नहीं देती है, इसका सीधा संबंध केवल गवर्नमेंट और बैंक से होता है। जो बड़े व्यापारिक निकाय हैं या उद्योग निकाय हैं उनसे इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है अस्थायी बैंकों के संकट में बैंकों के लिए चल निधि उत्पन्न कराना। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होने के कारण आरबीआई का ये बहुत बड़ा काम है कि अगर कोई बैंक वायबल है और किसी कारण से वो नकदी संकट से जूझ रहा है तो उसको त्वरित तरलता उपलब्ध कराई जाए, और इसी को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा, जो बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। ठीक है, जो जब भी सरकार बजटीय घाटा होता है, ठीक है, तो बजटीय घाटों को जो पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। किससे? आरबीआई से। ठीक है, और ये जो ऋण लेना है ये बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का काम है, ना कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का काम है। ठीक है, ये किस भूमिका में इसको कर रही है? ये सरकार का बैंकर होने के कारण कर रही है। बैंकर या बैंक आप सामान्य भाषा में भी कह सकते हैं। ठीक है, जो बैंकर आपके लिए करता है, आपको लोन देता है, वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है। तो इसमें केवल 2 है जो इस प्रश्न से रिलेटेड है, तो आप इसमें केवल 2 को सही मानिए, पहला और तीसरा इसमें गलत नहीं है, सॉरी गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि आपने अपने डिमांड डिपॉजिट वाले बैंक से क्या किया है, 1 लाख रुपए निकाला है, तो मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। पहला, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। दूसरा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी। तीसरा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। और चौथा, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, जब आप मनी सप्लाई पढ़ते हैं M1, M2, M3, M4, तो आप देखते हैं उसमें कि जब हम मुद्रा के मानकों को लेते हैं, मनी सप्लाई को लेते हैं, तो उसमें कैश विद द पीपल को लेते हैं, लोगों के पास नकदी को लेते हैं M2, M3 में और क्या लेते हैं, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट्स जमा हैं। तो अगर आप समझिए कि अगर डिमांड डिपॉजिट था, उसमें से आपने पैसा निकाल लिया है, ठीक है, या वो डिमांड डिपॉजिट में ही पड़ा है, इन दोनों के हो जाने से कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों ही तो मनी सप्लाई का एलिमेंट थे। तो ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना है, इसका सीधे मनी सप्लाई से कोई अंतर नहीं पैदा करेगा। ठीक है, चाहे वो करेंसी विद पब्लिक हो, यानी कि लोगों के पास जो धन है, चाहे वो बैंक में डिमांड डिपॉजिट हो, दोनों में से किसी एक के पास भी है तो वो मनी सप्लाई में सेम जुड़ेगा। तो अगर वहां से निकाल के आपने अपनी जेब में रख लिया है तो इससे टोटल जो मनी सप्लाई है उस पर तो कोई असर नहीं ही पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा 21 का डी। अगला, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। ठीक है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार देने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में जो आपसे कहा जा रहा है कि ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। तो इस बात को पहले समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, जो ब्याज कवरेज रेशियो होता है, वह एक अनुमान होता है, वो एक प्रेडिक्शन होता है, एक फाइनेंशियल प्रेडिक्शन होता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने बकाया ऋणों पर कितनी अच्छी तरह से ब्याज का भुगतान कर पाएगी, यानी कि जो उसने लोन ले रखे हैं उस पर भुगतान करने में वो कितनी सक्षम है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि बैंक जिसे ऋण दे रहा है उसके जोखिम को समझने में मदद मिलता है, तो बिल्कुल सही है। अगर हमारा ब्याज व्याप्ति अनुपात अच्छा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना इसकी जो वर्तमान में अगर जोखिम आता है तो इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में भी मदद करेगा कि आने वाले क्या क्या जोखिम हो सकता है और उसके हिसाब से इनकी कितनी तैयारी है, तो ये दोनों चीज़ों में तो मदद करेगा। तीसरी चीज़ क्या कह रही है, तीसरा पॉइंट कह रहा है उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। नहीं, जितना अच्छा होगा, ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण शोधन क्षमता, उसकी ऋण शोधन क्षमता जो है उतनी अच्छी होगी। मतलब उसके पास उतनी अच्छी एसेट्स का है कि अगर समस्या भी आ गई तो वो अपना लोन चुका देंगे। तो अगर ब्याज व्याप्ति अनुपात बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी है ऋण को पे करने की, इंटरेस्ट को पे करने की, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तो अगर आप देखें कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए तो आप केवल 1 और 2 पे लगा दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? ठीक है, पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा सरकार द्वारा भंडारण करना, चौथा उपभोक्ता सहायकियां जो उपभोक्ता सब्सिडियरीज हैं। ठीक है, देखिए हाल फिलहाल में आपने जैसे देखा कि चावल, ये वर्ष 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, चावल के मूल्य बढ़ रहे थे, फिर अचानक कम हुए, ऐसे करके फ्लक्चुएशन जो प्राइसेस में हुए, बेसिकली बहुत ज़्यादा दाम में बढ़ावट भी हुई थी। तो किन कारणों से हुई? ठीक है, जो दाम वृद्धि हुई वो किन कारणों से हुई, प्रश्न ये जानना चाहता है आपसे। तो अगर आप देखेंगे तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाया है, जिससे बाजार में उसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, सरकार खुद इसका व्यापार करने लगी है, तो जब सरकार व्यापार करती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदेगी नहीं, और सरकार इसको जब बेचती है तो फॉरेन में अगर बेच रही है तो अलग रेट पर बेच रही है, देश में वो बेसिकली फ्री में या सस्ते में प्रोवाइड करा रही है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, बाकी लोगों के लिए सप्लाई कम पड़ जा रही है। चौथा, सरकार स्टोरेज भी कर रही है कि अगर मान लीजिए समस्या आती है और चावल की उत्पादन कम होता है तो लोगों के लिए एक बफर स्टॉक मेंटेन रखे, तो अगर आप उसको स्टॉक में रख लेंगे तो वो मार्केट में नहीं आएगा, तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगी। और उपभोक्ता सहायकियां जो हैं ये भी जो सप्लाई चेन है उसको जो है एक तरीके से इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दामों के जो चेंजेस होते हैं, दामों में जो चेंजेस होते हैं उनमें इनका एक बड़ा रोल होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों असर मिल करके असर डाल रहे थे चावल के मूल्य पर। ठीक है, तो आप इसमें 1 2 3 4 सभी सही हैं ऐसे लगाइए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 आपसे कह रहा है कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉमर्शियल पेपर्स यानी कि जो वाणिज्यिक पत्र हैं वो अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। तीसरा, कॉल मनी यानी शीघ्रावधि मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। और शून्य कूपन बॉन्ड जो जीरो कूपन बॉन्ड हैं वो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं।
ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि कॉमर्शियल पेपर्स अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। ठीक है, जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, जो वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं, वो अमूमन 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, एक तरीके का कमिटमेंट होते हैं। ठीक है, जिसको भविष्य में पे किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रमाण पत्र है। ठीक है, देखिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आरबीआई नहीं, बैंक्स जारी करते हैं। ठीक है, ये जो एक तरीके से क्या करते हैं कि बैंक इस राशि को जमा करते हैं और उससे क्या होता है कि ये सुनिश्चित करते हैं कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान या कोई भी अन्य वित्तीय संस्थान उसके आधार पर अपनी आगे की जो बैंकिंग प्रक्रियाएं हैं उसको चला सकता है संबंधित व्यक्ति के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि जो कॉल मनी है वो अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि वित्त है। देखिए, कॉल मनी होती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अमूमन 24 घंटे के लिए मैक्सिमम उसको लोन लिया जाता है। किस लिए? जब बैंक्स अपने रिजर्व नहीं मेंटेन कर पाते और उन्हें मनी की ज़रूरत होती है अर्जेंटली, तो वो कॉल मनी मार्केट से पैसा लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा, जो शून्य कूपन बॉन्ड हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड हैं, वे बेसिकली अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं। ठीक है, देखिए जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि कूपन रेट पर उनको कैश किया जाता है। ठीक है, कूपन रेट एक तरीके से डिस्काउंटेड रेट होता है और जो प्रिंटेड रेट होता है उस रेट पर उनको डिस्काउंट किया जाता है, दिए हुए कूपन रेट पर जाते हैं। ठीक है, भुनाए हो जाते हैं सब मूल्य पर, यानी कि जो रिटर्न प्राइस होता है उस पर। तो अगर ये कहा जा रहा है कि उसमें ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड है तो ये सही नहीं है कि उसमें वो मनी तो उनको देना पड़ता है, हालांकि इस पर कोई ब्याज के नाम से भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो आप इसमें सी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? ठीक है, परिवार द्वारा बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों की बकाया राशि, राजकोषीय बिल, यानी जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं। आपको बताना है कि कौन से गैर वित्तीय ऋण हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल डेब्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये प्रश्न कह रहा है उसमें पहली चीज़ जो आपने परिवार का बकाया लिया है, ठीक है, या आप जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार ने जो राजकोषीय बिल या ट्रेजरी बिल जारी किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए गैर वित्तीय ऋण में वित्तीय संस्थान का ऋण शामिल नहीं होता है। कोई भी वित्तीय संस्थान जिसने ऋण दिया हो वह गैर वित्तीय ऋण में शामिल नहीं होता है। वास्तव में जो वित्तीय संस्थान जब हम कहते हैं तो उसमें बैंक आ जाते हैं, वो सभी संस्थान आते हैं जहाँ पे जो खुद पैसा उधार लेते हैं और आगे उधार देते हैं, उन सबको हम बैंकिंग संस्थान कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिवार का बकाया जो ऋण है वो परिवार वाले ऋण ले तो लिए हैं लेकिन उस ऋण को लेने के बाद दोबारा कहीं ऋण लेने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के मामले में भी यही है और राजकोषीय बिल के मामले में भी यही। सरकार थोड़े समय के लिए लोन ली है लेकिन वो लोन चुका देगी, वो ऋण से ऋण का सृजन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ये गैर वित्तीय ऋण है तीनों के तीनों। अगर वो वित्तीय ऋण होते तो क्रेडिट क्रिएशन करते, आगे क्रेडिट की साइकिल चलाते। ठीक है, तो आप इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, आप डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, ठीक है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? अच्छा, ध्यान दीजिएगा नहीं पर। ठीक है, पहला, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। ठीक है, एसएलआर को कम कर देना। अगर आप एसएलआर को कम करेंगे तो जो मनी सप्लाई है उस पर क्या असर पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप SLR को कम करते हैं तो वास्तव में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि बैंकों को कम जो है SLR मेंटेन करना है। जब उनको कम SLR मेंटेन करना है तो उनके पास ऋण देने के लिए ज़्यादा पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, वो मनी का ज़्यादा लोन के तौर पर डिसबर्समेंट शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यह निर्णय तो वो कर सकता है। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, देखिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक तरीके की ये पनिशिंग वाला पनिशेबल टाइप की रेट होती है। जो आप अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा लोन मांग रहे हैं और अचानक आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो रेपो रेट से 1% ज़्यादा लोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो सीमांत स्थायी दर को बढ़ा देगी तो क्या होगा, लोगों को, बैंकों को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, ज़्यादा ऐसा पनिशमेंट पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट RBI को देना पड़ेगा। तो अगर उस बैंकों को ज़्यादा पेमेंट RBI को देना पड़ रहा है तो बैंक के पास पैसे देने के लिए कम पैसा बचेगा, और अगर बैंक के पास देने के लिए कम पैसा बचेगा तो जाहिर सी बात है वो लोन नहीं दे पाएगी। ठीक है, वो लोन का जो क्या बोलते हैं, वो जनता को ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं करेगा बैंक। ठीक है, क्योंकि इससे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति नहीं रह जाएगी, संकुचनवादी हो जाएगी। तीसरा, बैंक दर को घटाना, रेपो दर को भी घटाना। देखिए, चाहे बैंक दर घटाइए या रेपो रेट घटाइए, दोनों को घटाने के साथ मनी सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बैंक को अब ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, RBI के पास उसे कम पैसा देना होगा। तो इन बोथ केसेस मनी सप्लाई तो बढ़नी ही है। तो अगर उसे नहीं करना है प्रसारवादी नीति तो वो ये काम तो नहीं करेगा, ये प्रसारवादी नीति के लिए होता है। तो केवल दो ऐसा है जो वो प्रसारवादी मौद्रिक नीति के निर्णय लेते समय नहीं करेगा। पहला और तीसरा काम तो उसे प्रसारवादी मौद्रिक नीति के लिए करना ही होगा। तो आप इसमें बी लगा दीजिए, केवल दो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन शाख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक कंपैरेटिव डेटा के बेस पर कह रहे हैं कि जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है वो, और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा लोन देता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, दूसरा, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होते हैं का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक साख समितियों की को निधि उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए ये क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको समझिएगा। देखिए, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैंक होती है, जो ब्रांच होती है, वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है, मेन जो मूल ब्रांच होती है वो यही होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें जो है पहला जो ये कह रहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनसे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी ज़्यादा ऋण दिए हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप डेटा के बेस पर देखेंगे तो ग्रामीण सहकारी बैंक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ही केवल ऋण दे रहा है, ग्रामीण संपूर्ण क्षेत्र में ऋण दे ही नहीं रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैंकों ने, जिन बैंकों ने ऋण दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन साख दी है, उसमें अनुसूचित ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंक जो है वो टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा ऋण इनके द्वारा ही डिस्पर्स किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जिला सहकारी बैंक है उनका सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक साख, कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। हाँ, ये इनका प्रमुख कार्य होता है कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं उनको ये फाइनेंसेस उपलब्ध कराएं, जिससे वो जा करके एक जो लोन डिसबर्समेंट है वो ज़्यादा व्यापक तरीके से कर सकें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जिनकी थी वो वाणिज्यिक बैंक थे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आप इसमें बी लगा दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या राष्ट्रीय कौशल मिशन। ठीक है, तो देखिए जो सेवा क्षेत्र उपागम है उसको लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत लागू किया गया था। आरबीआई ने वास्तव में क्या किया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए 1989 में सेवा क्षेत्र उपागम शुरू किया था और इसको लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यानी कि जो बैंक की असेट है उसमें क्या शामिल नहीं है। ठीक है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आएगी? 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो भी पैसा, इस बात को बहुत आसान और बेसिक लेवल से समझ लीजिए कि जो भी पैसा आपने बैंक में जमा किया है वो बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक आपको विद इंटरेस्ट वापस करती है ना, वो बैंक की असेट नहीं है। बैंक की असेट वो है जो बैंक लोन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे बैंक को इनकम होगी, उस लोन से वो इंटरेस्ट लेगा और प्लस वो पैसा भी वापस लेगा। तो जब हम बैंकिंग के नज़रिए से देखते हैं तो अगर हमने वहाँ पे पैसा जमा किया है तो अब ये बैंक की लाइबिलिटी है कि वो हमको वो पैसा भी वापस करे प्लस उसका ब्याज भी दे। तो ये बैंक के लिए तो जिम्मेदारी यानी लाइबिलिटी हो गई। तो अगर आप देखें परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है, असेट में क्या नहीं आएगा? असेट में जो एडवांस उसने लिया है वो आ जाएगा, निवेश आ जाएगा, मांग और अल्प सूचना मुद्रा आ जाएगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आ जाएगा। लेकिन डिपॉजिट तो उसकी लाइबिलिटी है, वो उसकी असेट नहीं है, ये उसका उत्तरदायित्व है ना, ये उसे देना है, ये उसकी लाइबिलिटी है। तो इस वजह से आप अगर इनमें से सबसे डिफरेंट और एक आसान सा सीधा सा आपको याद ही रखना है इस बात को कि जो भी आपने जमा किया वो सब आरबीआई की लाइबिलिटी है, सॉरी कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट प्रश्न आज का, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए। ठीक है, पहला भारत के आईटी सेक्टर को विदेशी मुद्रा अर्जन का, दूसरा सरकारी व्यय के बढ़ने का, तीसरा विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। ठीक है, जो मनी का प्रॉब्लम आया, मॉनेटरी क्राइसिस आया, ठीक है, उस मॉनेटरी क्राइसिस को कम करने में किन कारकों से मदद मिलती है? ठीक है, अब आप देखिए अगर आपका आईटी सेक्टर फॉरेन से पैसा अर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके देश का मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है। ठीक है, उससे आपके देश में तो मनी आ रही है ना, तो वो आपके मुद्रा संकट के जोखिम को कम करेगा कि नहीं कम करेगा? बिल्कुल कम करेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी फॉरेन करेंसी भी जमा है जो आपके ज़रूरत पर काम आ जाएगी, तो ये तो मुद्रा संकट को कम कर देगा। अगर सरकारी व्यय बढ़ गया है, ठीक है, सरकार के खर्चे बढ़ गए हैं, तो अगर सरकार के खर्चे बढ़ गए हैं और आपको लगता है कि मुद्रा संकट हो सकता है तो वो बढ़े हुए खर्चे तो मुद्रा संकट अवश्य ही ले आएंगे, है ना, क्योंकि आपके पास पहले तो संकट आने वाला और दूसरी बात आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उन्होंने देश में पैसा भेजा है, ठीक है, रेमिटेंसेस जिसको कहते हैं, तो वो पैसा आपको प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने घर में परिवार में पैसा भेजा तो पैसा तो आपके पास आया है। यहाँ पर इससे संकट के समय लड़ने में मदद मिलेगी, ना कि ये संकट का आधार बनेगा। तो जब भी कभी मुद्रा संकट का जोखिम होगा तो अगर आप खर्चे बढ़ा लिए हैं तो वो समस्या है। पैसा अगर आप विदेश से कमा रहे हैं, चाहे वो आईटी के माध्यम से या बाहर रहने वाले भारतीय निवासी अपने घरों में पैसा भेज रहे हैं, तो उससे तो आपके संकट के आने की संभावना कम होगी। तो
इन दोनों की वजह से संकट कम होगी, इसकी वजह से संकट बढ़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कम करने के लिए कौन से योगदान किए जाएंगे, तो कम करने के लिए पहला और तीसरा किया जाएगा। अगर वो बढ़ने के लिए पूछता तो आप कहते दूसरा, यानी कि फिर केवल 2 लगाते। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये 15 क्वेश्चंस किए। आप इन प्रश्नों को देखिए और आगे हम अगले इसी सीरीज में आगे के हम फिर 15 क्वेश्चन लेंगे और मनी बैंकिंग के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।